नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ईरान के सदर चीन रवाना हो रहे हैं और इसके साथ साथ रशिया ने ईरान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है। मजीद न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इधर इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और यूरोपियंस भी कर रहे हैं और रशिया कह रहा है कि वो तो यहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स मजीद लगाने जा रहा है। और एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है और ये बता रही है कि आगे दुनिया में क्या तब्दीली आने जा रही है। प्यूटन ने नाज़रीन आज एक ऐसा ऑर्डर कर दिया है। प्यूटन ने यह ऑर्डर किया है कि रशिया की ताकतवर तरीन नेवी जो है वो उसका बिल्डअप शुरू किया जाए, यानी वो नेवी जिस सतह की अमेरिका की नेवी है या उसके बाद चाइना जो है वो बड़ी ताकतवर नेवी बना रहा है। तो अब रशिया ने यह अनाउंस कर दिया, प्यूटन ने यह ऑर्डर किया है कि ताकतवर तरीन वो नेवी जो ग्लोबल इंपैक्ट रखती हो, यानी इस वक्त सबसे ताकतवर नेवी अमेरिका की है, उसके बाद चाइना डेवलप कर रहा है और अब रशिया इस मैदान के अंदर आ गया है। और ये जवाब है जो नेटो ने अनाउंस किया है कि वो लार्जेस्ट आर्मामेंट करने जा रहे हैं, को $800 बिलियन वो खर्च करने जा रहे हैं अपने वेपन्स के ऊपर, अपनी आर्मामेंट के ऊपर। तो ये उसका जवाब है। उन्होंने कहा कि हम नेवी को, नेवी तो फिर अहम तरीन किरदार है और फिर वहां पर लड़ाई, नेवी ने कहा अहम तरीन जंग लड़नी है और पूरी दुनिया, देखिए नेवी के जरिए, अमेरिका ने नेवी ही के जरिए तो दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कायम किया हुआ है। अगर नेवी ना हो तो जो है वो उनका इन्फ्लुएंस इस तरह से कायम नहीं हो सकता दुनिया में। तो नेवी का तो अहम तरीन किरदार है। तो आप ये समझ लें कि ये बहुत गेम चेंजर खबर है। यानी सोवियत यूनियन था, बहुत बड़ी ताकत, कोलैप्स हो गया और अब सोवियत यूनियन किसी और फॉर्म के अंदर ग्लोबल स्टेज के ऊपर आ रहा है कि उसने एक जंग में नेटो को शिकस्त भी दे दी है और उसके वेपन सुपीरियर भी साबित हो रहे हैं और दूसरी तरफ अब वो नेवी डेवलप करने का अनाउंस कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आज खोल दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बॉम्बशेल गिराया है ईरान ने। ईरान ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने वो एविडेंस हासिल कर लिया है कि जिसमें वेस्ट वर्ल्ड ने किस तरह से इजराइल का न्यूक्लियर डेवलप करने में मदद की। ये एविडेंस हमने हासिल कर लिए और ये बहुत बड़ा बॉम्बशेल होने जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी सवालात है, वेस्ट का जो डबल स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर सवालात है। और इस वक्त आप देखिए कि जो ईरान के साथ जंग छेड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें बयानियां क्या है। उसमें बयानियां यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान इज द फर्स्ट कंट्री जो कि बिला वजह न्यूक्लियर बना रहा है। भाई सबके पास कन्वेंशनल वेपन्स है तो तुम न्यूक्लियर क्यों बना रहे हो? देखिए इजराइल के पास न्यूक्लियर है, इजराइल तो नहीं कहता, ना ही वेस्ट वर्ल्ड कहती है कि इसके पास न्यूक्लियर है। तो वो कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। देखिए हम जब देखते हैं हम कहते हैं कि भाई इजराइल के जवाब में बना रहा है। भाई वेस्ट का तो ये बयानिया नहीं है। वेस्ट तो ये कह रहा है कि ईरान इज द फर्स्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट के जो न्यूक्लियर बना रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये कि ये मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर रेस छेड़ रहा है। तो ईरान ये कह रहा है कि उसने एविडेंस हासिल कर रही है कि एक तो इजराइल के पास न्यूक्लियर एविडेंस, उससे अगली बात कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो पूरी दुनिया को लेक्चर देती है और कहती है कि न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, उसने किस तरह खुद इजराइल को न्यूक्लियर बनाने के अंदर हेल्प की। तो ये एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है जो ईरान जो है वो गिराने जा रहा है और उन्होंने कहा कि ये एविडेंस हमने हासिल कर लिए हैं। ये वही जो ऑपरेशन उन्होंने इजराइल के अंदर किया है। और अगली बात ये है कि हिजबुल्लाह के हवाले से आज एक रिपोर्ट आई है। हिजबुल्लाह चुपके से, खामोशी से किस तरह मॉडर्न तरीन जो ड्रोन्स हैं उसकी लोकल प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और जंग के अगले फेज की तैयारी कर रही है। इन द कमिंग मंथ्स वो हमला कर सकते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और ये जंग जो है वो ड्रोन्स के साथ लड़ी जाएगी। यानी उसमें ड्रोन का कलीदी किरदार होगा क्योंकि जो पिछला राउंड हुआ है हिजबुल्लाह और इजराइल का, उसको आप एक राउंड समझे, वो जंग खत्म नहीं हुई है। उस राउंड के अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव साबित हुए हैं वो ड्रोन्स हैं। तो हिजबुल्लाह अब किस तरह से ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रही है और ना ही लेबनान गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना ही इजराइल कुछ कर सकता है और वो अपनी ताकत किस तरह से बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगली बात यह है कि हम इस चीज को डिबेट कर रहे हैं कि यूरोपियन जो अपना स्टांस बदल रहे हैं, क्या वो एक्शंस भी लेंगे? क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको मजबूर कर सकते हैं, कोई ऐसे रियल फैक्टर्स जो वाकईतन यूरोपियंस को मजबूर कर सकते हैं कि वो मिडिल ईस्ट की जंग रुकवाएं? तो इस वक्त नाज़रीन जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो यूरोपियंस को 100% प्रेशराइज करने जा रहा है और 100% ये तय है कि यूरोपियंस को पीछे हटना पड़ेगा मिडिल ईस्ट की इस जंग से। और ये वाला फैक्टर सबसे ज्यादा उनको प्रेशराइज करने जा रहा है, मजबूर करने जा रहा है, और वो ये है कि फार राइट जो पार्टीज हैं वो इमर्ज कर रही हैं। देखिए यूरोप जो इस वक्त बहुत सारे क्राइसिस के साथ लड़ रहा है, लेकिन यूरोप एक ऐसी उनकी ताकतवर गवर्नमेंट्स है कि वो क्राइसिस से झेलती आई हैं और वो झेल लेते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, क्राइसिस से बढ़कर कि यानी आपका एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे के अंदर है। इस वक्त यूरोप उस स्टेज के अंदर है। तो जब पूछा जाता है कि भाई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किस चीज से है, किस वजह से है, तो एक तो यह है कि वो कहते हैं द रिटर्न ऑफ द रशिया, यानी जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उसके बाद दुनिया में कोई पावर नहीं थी। चाइना तो उस वक्त अभी राइज कर रहा था और इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा था। सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो दुनिया में कोई ताकत नहीं बची। तो यानी कि
यूरोप जो है वो एक ताकत के साथ और फिर अमेरिका का इत्तेहाद और वो यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पर उभरे, तो कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं था या कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उनके साथ लड़ सके। तो अब वो कहते हैं कि ये जो रशिया एक ताकतवर होकर दोबारा से वापस आया, तो रिटर्न ऑफ रशिया जो है वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो एक तो वो ये अपनी जुबानी बयान करते हैं जिससे वो इस वक्त लड़ भी रहे हैं। अब ये है या नहीं है, रशिया तो नहीं कहता कि हम इनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लेकिन बहरहाल जो असल इनके लिए थ्रेट है वो ये है फार राइट पार्टीज। फार राइट पार्टी जो है वो इमर्ज कर रही है यूरोप से। अब एक एक्सट्रीमली अनयूजुअल वाकया हुआ है और पूरे यूरोप में इसकी गूंज है। फ्रांस के अंदर मैरी लिपेन जो कि फार राइट पार्टी की सरबराह हैं और अभी जो एक इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, तो उसमें इन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की इनकी पार्टी ने। अब इन्होंने नाज़रीन क्या किया है कि पेरिस के अंदर एक मीटिंग बुलाई है, और मीटिंग किसकी बुलाई है? यूरोपियन जो लीडरशिप है उसमें जो फार राइट लीडरशिप है उसकी मीटिंग बुलाई है। यानी फ्रांस के अंदर से हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी मुल्कों से, जिसमें सबसे अहम तरीन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बुलाया गया। तो जो फार राइट पार्टीज है, जो नेशनलिस्ट है, उनको पेरिस बुलाया गया और इन्होंने इस मीटिंग के साथ जो है वो प्रेसिडेंशियल जो कैंपेन है उसका आगाज कर दिया मैक्रोन के खिलाफ। प्रेसिडेंशियल कैंपेन का आगाज, प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हैं उसका आगाज इस मीटिंग के साथ कर दिया गया है और वो कह रहे हैं कि हम अभी से लॉन्च कर रहे हैं और एक मोमेंटम जो हासिल कर रहे हैं। ऊपर से अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो गई है, अमेरिका की इस फार राइट ग्रुप्स को पूरे यूरोप के अंदर सपोर्ट हासिल हो गई है, जिसका अभी मुजाहरा हमने पोलैंड के अंदर देखा था। और मैरी लिपेन इसको तो खास तौर पर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी की जो एएफडी पार्टी है उसको खास तौर पर सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, अगर ये आ जाते हैं तो पूरा यूरोप ही बदल जाएगा, पूरे का पूरा यूरोप बदल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये तो नेशनलिस्ट है, ये एंटी इमिग्रेंट्स है, ये ओपन बॉर्डर्स को पसंद नहीं करते, ये तो कहते हैं बॉर्डर्स बंद होने चाहिए। तो देखिए, ऊपर से अमेरिका ऑलरेडी यूरोप के अंदर ये पुश कर रहा है कि ये रिजीम चेंजेस होने चाहिए, ये फार राइट आने चाहिए। अगर यूरोपीय यूनियन का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क फ्रांस, अगर उसके अंदर ये तब्दीली आ जाती है कि उसके अंदर एक फार राइट गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर तो बाकी तमाम जो फार राइट है उनको ज्यादा प्रोटेक्शन और पावर हासिल हो जाएगी। तो ये इनकलाब तो फिर पूरे यूरोप में आराम से फैलेगा, इसको फिर कौन रोकेगा? ऊपर से अमेरिका, इधर फ्रांस, तो कौन रोकने वाला है? और इटली की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी फार राइट है, वो भी नेशनलिस्ट है, वो भी एंटी इमिग्रेंट्स हैं। और इसलिए आप देखा कि जो इटली की गवर्नमेंट है, ट्रंप ने उसको काफी करीब रखा हुआ है। तो इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है उसको सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये उनको रिप्लेस कर सकते हैं। और जो जो इकोनॉमी की हालत खराब होगी, जो जो मजीद जंगें होंगी, मजीद इमिग्रेशन होगी, मजीद रेफ्यूजीज आएंगे, तो ये लावा और बढ़ने वाला है। और इनको दबाया भी नहीं जा सकता, इन पार्टीज को बैन कर दिया जाए, जो यूरोप करता आया है। ये वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि फार राइट दोबारा से मर्ज कर रहा है। तो इनको बैन भी नहीं कर सकते, इनको प्रेशराइज भी नहीं कर सकते या कोई एक्शन भी ले सकते, क्योंकि अमेरिका बैठा हुआ है। अमेरिका तो ऊपर से कोई भी ये हरकत करेंगे तो अमेरिका एक्शन लेगा, वो इनको प्रोटेक्शन देगा, तो ये क्या करेंगे? तो पूरा यूरोप बदलने जा रहा है। तो ये इनको, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मजबूर करने जा रहा है कि इनको ये जंगें रुकवाना पड़ेंगी, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं किसी। ये नंबर 1 फैक्टर है जिससे यूरोप अपने आप को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार हो रहा है, फार राइट नेशनलिस्ट ये इमर्ज कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो यूरोपियन सोसाइटी है या उनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओपन बॉर्डर्स, दुनिया से लोग आ रहे हैं, ये इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं पहले हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं कि इजराइल के एक हॉस्पिटल से आज स्टैट सामने आए। सरोका हॉस्पिटल है, इसने एक तो रिपोर्ट ये जारी की है कि 10 इजरायली फौजी लाए गए हैं इनके यहां जख्मी। 10 इजरायली सोल्जर जो है वो लाए गए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। एक तो ये बड़ी बात हो गई कि इस तरह से उनकी कैजुअलिटीज हो रही है, एक हॉस्पिटल के अंदर 10। फिर इसने एक और रिपोर्ट जारी की है, इसने बताया कि इस पूरी जंग के अंदर इसने कितने फौजियों को ट्रीट किया जो यहां पर लाए गए, वो मुर्दा हो गए या जख्मी होने के बाद रिकवर होकर चले गए। कितने फौजी यहां पर लाए गए जिनको हिट किया गया था? 4199 फौजी जो है वो सिर्फ इस एक हॉस्पिटल के अंदर लाए गए। आज इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। अब आप जरा अंदाजा करें कि हमास ने यह हशर किया है इजरायली फौज का, इसलिए वो तितर बितर हो चुकी है। और ये ताकतवर तरीन फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने इसको कुचल कर रख दिया है, इसको खाक कर दिया है, इसका घमंड तोड़ दिया है। एक हॉस्पिटल के अंदर 4199 फौजी लाए गए हैं। और मुझे बताइए कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस किस तरह से लड़े, जब आप इजराइल को यह मौका दे रहे हैं कि वो खाना बंद कर दे और फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी करे और हॉस्पिटल्स को तबाह कर दे। ऐसे जंगें होती हैं? क्या दुनिया ये यूक्रेन में अलाउ कर रही है? क्या दुनिया बाकी जगहों पर अलाउ करती है? सिर्फ गजा में ये छोड़ दी हुई है इजराइल को। तो ये खाना बंद करना, ये हॉस्पिटल्स को निशाना बनाना, ये इटसेल्फ, और दाइश को भेजना, ये इटसेल्फ एक शिकस्त की अलामत है कि उनको ये जरूरत क्यों पेश आई। अभी अब क्या हुआ है, ये जो अभी इन्होंने ग्रुप्स अंदर दाखिल किए हैं उसमें एक और वाकया हुआ है। वहां पर जिन लोगों को इन्होंने असला दिया है, जो दाइश एफिलिएटेड ग्रुप्स है और कुछ और भी हैं, उनमें से
कुछ ने आकर इनकी फौज के ऊपर हमला कर दिया और इनके कुछ फौजी जख्मी हुए हैं। ये वाकयात भी वहां पर हो रहे हैं। तो ये इनकी शिकस्त है, इनकी फतह नहीं। और ये दुनिया की शिकस्त है जो अलाउ कर रही है इसराइल को कि वो जो मर्जी करे, जो वो बस फलस्तीनियों को खत्म करने के लिए जो मर्जी टूल्स इस्तेमाल करे, जैसे सब फलस्तीनियों के मरने का सब इंतजार कर रहे हैं। यानी उनको कोई परवाह नहीं है कि इसराइल वहां पर कौन से बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है। वो ब्लॉकेड किए हुए है, खाना नहीं जाने दे रहा, मेडिसिन नहीं जाने दे रहा, एड वर्कर्स को निशाना बना रहा है। अच्छा, बर्तानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी स्टेटमेंट आई है, आवर पोजीशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा इज क्लियर, इट इज अपॉलिंग एंड अनबियरेबल। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो पहले नहीं आ रही थी। आयरिश फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट जारी हुई है जो मेडलिन शिप को कब्जे में लिया गया है, इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ अर्जेंट नीड टू एंड द ब्लॉकेड ऑन एड इन गाजा। और इटली की गवर्नमेंट के हवाले से बड़ा वाकया हुआ। एक स्कैंडल हमने आपके सामने रखा था कि जो इजरायली स्पाईवेयर है उसको इटालियन गवर्नमेंट यूज कर रही थी और वो रिपोर्ट लीक हो गई और अब इटालियन गवर्नमेंट इतनी प्रेशराइज हुई है, वो ऐसे एक्सपोज हुई है उस रिपोर्ट के बाद कि उसने जो एग्रीमेंट है वो इजरायली गवर्नमेंट के साथ टर्मिनेट कर दिया है। इटली टर्मिनेट्स कॉन्ट्रैक्ट विद इजरायली पैरागॉन अमिड स्पाइनेज क्लेम्स। तो वो जो रिपोर्ट है वो इनके सारे उस प्रोजेक्ट को ले बैठी है। तो ये एक्सपोज होना बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ वो क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमें पसंद नहीं है, तो नीचे से रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं कि अच्छा आप तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उनको एक्शन लेना पड़ जाता है। अभी बर्तानिया के अंदर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। बर्तानिया से आज एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें उन्होंने बताया कि न्यू इन्वेस्टिगेशन रिवील्स यूके फर्म सेंट 1000 एमओ केसेस टू इजराइल। बर्तानिया के पार्लियामेंट के अंदर भी ये बिल आ गया था कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि बर्तानिया से क्या सपोर्ट इजराइल को हो रही है। तो बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे लिए सिचुएशन अनएक्सेप्टेबल है। इधर से रिपोर्ट आ रही है कि आप तो असला दे रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? पार्लियामेंट में यही है, मीडिया पर यही है, इंटरव्यूज में यही है, हर जगह पर यही सवाल है कि आप तो कह रहे हैं कि अनएक्सेप्टेबल है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो ये आप असला दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक सूरत हाल वहां पर बनी है। इन रिपोर्ट्स की अहमियत है, यानी अब हम एक फेज से हम आगे हैं कि पहले वो बात ही नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं। अब इससे अगला फेज जो चल रहा है जिसके ऊपर भरपूर जंग लड़ी जा रही है कि अब ये एक्शन लें, तो उसमें इनके मुनाफिकत को एक्सपोज किया जा रहा है, ये कैसे असलहा दे रहे हैं उसको एक्सपोज किया जा रहा है। तो ये अगला फेज है जो लड़ाई इस वक्त जारी है। अच्छा, अब ईरान के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। 5-7 बड़ी खबरें ईरान के हवाले से। एक तो ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल हुई है, अभी कुछ ही देर पहले ये कॉल हुई है। अच्छा, इजराइल ने इसमें ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि ये कॉल जो है वो इसमें सेंट्रल जो इशू था वो ईरान था, ईरान को डिस्कस किया गया। अच्छा, व्हाइट हाउस से इस तरह की कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा जी बस मिडिल ईस्ट के हवाले से बात हुई है। और डेफिनेटली यानी इजराइल दरअसल टॉक्स हो रही है ना अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट टॉक्स, तो वो इजराइल को पसंद नहीं है। तो इजराइल बस ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि वो भी हर जगह शामिल है और उनसे हर बात पूछी जा रही है, क्योंकि इनको साइड पे रखते हुए डायरेक्ट टॉक्स किए हैं। तो वो बस एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि वी आर प्रेजेंट एट एवरीवेयर। तो बहरहाल ईरान में डिस्कस हुआ होगा, लेकिन गजा डिस्कस हुआ है और ये जो सारा वहां पर एग्रेशन कर रहा है, तो ट्रंप ने पूछा होगा कि कितना टाइम जो है तुम्हें और चाहिए। तो ये बहरहाल एक कॉल हुई है, इसके बाद एक सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो नेतन्याहू ने बुला ली है। देखना है मजीद कि इसमें क्या बात हुई है। एक तो बात यह है कि प्यूटन ईरान आ रहे हैं, उसकी मुसलसल तैयारियां हो रही हैं और जो वहां पर जंग एस्केलेट हो रही है, तो इस दौरे की अहमियत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ऐसे क्रूशियल माहौल के अंदर प्यूटन सिर्फ उसी मुल्क का दौरा करेंगे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। रशिया डीप इनसाइड अटैक किया जा रहा है, ऐसा तो भाई कोल्ड वॉर के अंदर भी अटैक नहीं हुए थे जो आज रशिया के अंदर, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये कोल्ड वॉर में नहीं हुआ जो आज रशिया में हो रहा है। वो कोल्ड वॉर तो कहीं और लड़ी जा रही थी, कभी अफगानिस्तान में, कभी वियतनाम में, कभी इजिप्ट में, कभी कहीं और। ये रशिया में नहीं लड़ी जा रही थी, आज ये जंग रशिया में फैल चुकी है। तो आज अगर वो किसी मुल्क का दौरा करेंगे तो और अहमियत है। ईरान में तैयारियां इसकी हो रही हैं, लेकिन इसके साथ एक और खबर है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना जा रहे हैं। Pezeshkian will visit China soon to expand cooperation in all fields। दुनिया तब्दील हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त उसके लिए लड़ाई की जा रही है। इसमें ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सारे मालिक हैं, क्योंकि मौजूदा ऑर्डर के अंदर इनका सर्वाइवल नहीं है। या तो इन्होंने सरेंडर करके रहना है, अपनी डिग्निटी, सोवरेनिटी वो अमेरिका के कदमों में डालकर रहना है, इंक्लूडिंग चाइना, तो ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। चाइना और ईरान हर फील्ड के अंदर, यानी स्पेस के अंदर, यानी मेडिकल के अंदर, यानी मिलिट्री के अंदर, एक एक फील्ड के अंदर ये कॉपरेशन। तो ये बड़ा अहम तरीन दौरा होने जा रहा है। इसके बाद ताल्लुकात नई सतह के ऊपर जा सकते हैं। और रशिया ने क्या अनाउंस किया? रशिया कह रहा है कि हम तो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ईरान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मजीद रिएक्टर लगाने जा रहे हैं। मॉस्को विल कंस्ट्रक्ट 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ईरान, 2 ऑफ विच आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन। 2 ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 8 टोटल वो है जो लगाने जा रहे हैं। तो बात यह है कि इजराइल हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे। रशिया कह रहा है हम न्यूक्लियर प्लांट्स बनाएंगे। तो जहां पर रशिया बैठा है वहां पर इजराइल जुर्रत करेगा अटैक करने की। तो मतलब रशिया का मैसेज क्लियर है कि हम ईरान के साथ खड़े। और यही बात टक्कर कार्लसन ने की कि ईरान पर हमले की भूल मत करना, इसको अफगानिस्तान, लिबिया और वो ना समझ लेना, इसके साथ इत्तेहादी खड़े हैं। तो अगर वहां पर हमला करना है तो ये सोच समझ कर करना कि ये एक
वर्ल्ड वॉर होगी। अगली बात यह है कि ईरान ने एक बॉम्ब शेल फोड़ दिया है और पूरा मिडिल ईस्ट भी देख रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस आ गए हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो इजराइल का न्यूक्लियर बनाने में हेल्प की। एक ये कि न्यूक्लियर है इनके पास, उसका एविडेंस जो कि ओपन सीक्रेट है, लेकिन बहरहाल अब दुनिया नहीं मानती तो क्या करें, उसका एविडेंस इनके पास न्यूक्लियर है। दूसरा, वेस्ट ने हेल्प की। ईरान हैज ऑब्टेन्ड एविडेंस दैट यूरोपियन रिजीम्स हैव असिस्टेड देयर ज़ायनिस्ट एलाइज इन डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये बहुत बड़ी बात है, यानी बयानी की सतह के ऊपर, डबल स्टैंडर्ड्स की सतह के ऊपर ये बहुत बड़ा बॉम्ब शेल है। ये जो ईरान ने ऑपरेशन किया ना, इसके असरात अभी आएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑपरेशन करके आए हैं और इसको IRGC के सरबराह ने सुपर ह्यूमन अचीवमेंट करार दिया है। ये खाली ह्यूमन का काम नहीं है, सुपर ह्यूमन, पूरी सिक्योरिटी ब्रीच करके आ गए। फिर इसके साथ अगली बात यह है कि वियना के अंदर IAEA वहां पर इनका हेडक्वार्टर है, तो वहां पर जो रशियन एम्बेसडर हैं उन्होंने ईरान के हक में बात की है और उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन और अमेरिकन ट्रेजेक्ट्री है रिगार्डिंग ईरान प्रोग्राम इज रॉन्ग। ये जिस अंदाज में ईरान के प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो धमकियां लगा रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो रशिया की भरपूर सपोर्ट इस वक्त ईरान के साथ है, लेकिन बहरहाल खतरा बना हुआ है एक जंग का। हिजबुल्लाह के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसने इजराइल की नींदें हराम कर दी हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ जंग लड़ी है वो भुलाई नहीं जा सकती, वो एक हिस्टोरिक है और जंग का अगला राउंड आ सकता है आने वाले महीनों के अंदर। हिजबुल्लाह मौजूद है, उसके मैन पावर है, उसका जो आर्सेनल है वो मौजूद है। अंदरूनी झगड़े हैं, लेबनीज गवर्नमेंट के साथ मामला है जो इस वक्त कठपुतली बनी हुई है इजराइल और अमेरिका के हाथों, तो उसके साथ भी हिजबुल्लाह इंगेज कर रही है और अच्छे तरीके से उसको बातचीत कर रही है कि अंदरूनी कोई ऐसा खलफशार पैदा ना हो जाए। हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा है और आज जो है वो खबर आई है कि वो कैसे ड्रोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। हिजबुल्लाह हैज लॉन्च्ड लोकल प्रोडक्शन लाइंस फॉर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि मिसाइल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वो तो बमबारी कर रहे हैं जिस दिन से सीजफायर हुआ है, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि इजराइल ने लेबनान में बमबारी ना की हो। तो इससे वाज़ेह है कि ये बमबारी हिजबुल्लाह को नहीं रोक सकती, हिजबुल्लाह का नुकसान नहीं कर सकती है। हिजबुल्लाह असेंबल्स ड्रोन्स यूजिंग सिंपल कंपोनेंट्स। अच्छा, जिस तरीके से वो ड्रोन्स बना रहे हैं ये एक अलग तशवीश है इजराइल में और वो हिल गए हैं। और आप जरा अंदाजा करें, इसलिए ये कहा जा रहा है, देखें अब ये कानूनियात चलाना ये नई दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जरा अंदाजा करें कि वो एयर डिफेंस इनका फारिग हो गया, अब अगला वॉरफेयर क्या आने जा रहा है। देखिए, रशिया जैसे मुल्क में उन्होंने ड्रोन अटैक जाके कर दिया, तो रशिया भी अपनी सिक्योरिटी, और अमेरिकन मीडिया ये लिख रहा है कि अमेरिका में भी इस तरह का खतरा पैदा हो गया कि अमेरिका में अगर इस तरह के ऑपरेशन हो जाए, तो जहां आगे दुनिया जा रही है ना, जो नई टेक्नोलॉजी, नया वॉरफेयर आ रहा है, उसमें ये कॉलोनियां नहीं चल सकती हैं, इनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। अब आप जरा खबर देखिए, वो कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रही है हिजबुल्लाह जो कि ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं। वो पार्सल आ रहा है, ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर किया है, तो ये नहीं है कि वो कोई खुफिया सप्लाई आ रही है, मतलब वो इतना उन्होंने जदीद कर दिया है, इतना सिंपल कर दिया है कि वो कंपोनेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और डिफिकल्ट टू डिटेक्ट हैं एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, उनको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। यहां पर आगे दुनिया के मामला जा रहे हैं। ईरान प्रोवाइड्स हिजबुल्लाह विद ड्रोन कंपोनेंट्स, सिंपल एक्सप्लोसिव्स एंड मनी। सिंपल एक्सप्लोसिव्स और फिर साथ पैसा भी दे रहे हैं। तो ये आगे दुनिया इस तरफ जा रही है। तो देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो अगले आने वाले महीनों के अंदर आप उसको देख सकेंगे जंग के अंदर। एक तो वो मिलिट्री आर्सेनल बढ़ा रहे हैं, फिर लेबनीज गवर्नमेंट के साथ जो मामला चल रहा है, फिर अगर ईरान जंग के हवाले से भी तो देखा जा रहा है ना कि अगर ईरान जंग होती है तो फिर 2-4 महीने उसको भी देखना है कि अगर वो जंग होती है तो हिजबुल्लाह फिर भी आपको मैदान में आएगी नजर। अगर नहीं होती तो फिर अगर ये इसी तरह से गजा में जारियत जारी रही तो फिर आने वाले महीनों में देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको पहले दिन से है कि रेजिस्टेंस ने अपने आप को एक लंबी जंग के लिए तैयार किया है और लंबी जंग में आप रिसोर्सेज बचा के रखते हैं। तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लड़ रहे हैं। अब हमास और हुतीज लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह भी नजर आ जाएगी। तो वो ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। तो भाई ड्रोन्स किस लिए तैयार कर रहे हैं? लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। और लड़ना किससे है? इजराइल से लड़ना है, इसके अलावा तो किसी से लड़ना नहीं है। अच्छा, तो अगली बात यह है कि इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो इन्वॉय हैं वो सीरिया पहुंचे हैं। अहमद अल शरा के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और अब हम अगर यूरोप की बात करें, हेडलाइंस मैं आपके सामने रखूं, जो फार राइट पार्टीज की हम बात कर रहे थे, फ्रेंच लिपेन होस्ट यूरोपियन एलाइज इन शो फार राइट यूनिटी। अच्छा, लिपेन जो है इन्होंने हाई प्रोफाइल गैदरिंग की है और इसमें यूरोपियन नेशनलिस्ट लीडर जो है उनको बुलाया गया है और अपने आप को पोजीशन किया है एंड हर मूवमेंट एट द हार्ट ऑफ अ ग्रोइंग कॉन्टिनेंटल कोalition अहेड ऑफ फ्रांस 2027 इलेक्शंस। यानी कि कॉन्टिनेंट में जो मरकज होगा फार राइट तहरीक का, वो कहां पर होगा? फ्रांस के अंदर। यानी बाकी तमाम मुल्कों के अंदर जो फार राइट तहरीकें चल रही हैं उसका मरकज कौन होगा? वो फ्रांस होगा। और ये इलेक्शन होगा जो मैरी लिपेन लड़ने जा रही है, जिसका आगाज उन्होंने इस मीटिंग के साथ किया है। सबकी नजरें इधर होंगी, यहां पर पहले फार राइट गवर्नमेंट लाई जाएगी, उसके बाद फिर बाकियों को प्रोटेक्शन हासिल हो जाएगी और ज्यादा वो इंपावर हो जाएंगे। ये मीटिंग जो है वो बहुत पॉलिटिकल स्ट्रेटजी
इसको डिस्कस किया गया और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ की गई है। पैट्रियार्ट्स ऑफ यूरोप फैक्शन, यूरोपियन असल जो यूरोप को बचाने वाले हैं और पैट्रियार्ट्स हैं, पैट्रियोटिक जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हुई है। उन्होंने बताया कि मेजर फार राइट ब्लॉक यहां पर कायम हो रहा है और इन यूरोपियन पार्लियामेंट जिसमें अब हंगरी है, इटली है, ये सारे मालिक हैं, मोमेंटम इससे क्रिएट किया जा रहा है। और जो ट्रंप आए हैं उससे भी इस फार राइट तहरीक को एक आप कह लें कि उसमें फायदा ही हुआ है, क्योंकि ट्रंप खुद फार राइट और एंटी इमिग्रेशन और वो सारा। इसमें हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, इटली की प्राइम मिनिस्टर और स्पेन की एक पार्टी है फार राइट, और इसके अलावा चेक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये सारे इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं। sought to align position on core issues such as the immigration, EU governance and national sovereignty। तो ये एक तहरीक मैंने आपको बता दिया कि ये यूरोप बदलने जा रही है, ठीक है, और ये भरपूर जंग होगी जो यूरोप के अंदर लड़ी जाएगी, जिसमें मौजूदा लीडरशिप लेफ्ट यानी सेंटर टू लेफ्ट, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहां पर जो हुकूमतें रही हैं वो सेंटर या सेंटर टू लेफ्ट रही हैं, लेकिन ये फार राइट पार्टीज अब खड़ी हो रही हैं और उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। ये एक्सट्रीमली अनयूजुअल मीटिंग है कि उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट की लीडरशिप बुलाई है और बताया है कि हम ये करने जा रहे हैं। फ्रांस का इलेक्शन मरकजी उसको हैसियत हासिल होगी, इस तहरीक को मोमेंटम दिया जाएगा। फिर जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, उसमें भी एक ब्लॉक बनाया जा रहा है, उसमें भी तहरीक। तो ये सारा मामला वहां पर शुरू होने जा रहा है और इसको मौजूदा लीडरशिप कबूल नहीं करेगी। लेकिन कबूल नहीं करेगी तो क्या करेगी? मजीद इकोनॉमिक क्राइसिस, मजीद जंगें, मजीद रेफ्यूजीज, वो इन फार राइट को और मकबूलियत देने जा रहे हैं। और मिसाल के तौर पे एक और हेडलाइन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस डायरेक्ट थ्रेट टू यूके फिल्म इंडस्ट्री वार्न्स बीएफआई रिपोर्ट। तो ये मैंने एक हेडलाइन आपके सामने रखी है कि ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज हैं। बर्तानिया की फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खतरे में है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जीज, अपना सारा फोकस है वो यहां पर चाहिए, ऐसे इश्यूज के ऊपर चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, तो अगर वो इधर उलझ जाएंगे तो फिर वो कमजोर हो रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, वेस्ट जो है वो डैमेज हो रहा है। और आखिरी आप हेडलाइन देखिए, प्यूटन अप्रूव्स स्ट्रेटजी टू रीस्टोर रशिया एज ग्लोबल नेवल पावर। यानी ये इतना बड़ा फैसला है कि एक तारीख है इस फैसले के अंदर। सोवियत यूनियन ग्लोबल पावर टूट गया, कमजोर पड़ गया, फिर प्यूटन की सरपरस्ती के अंदर अब वो एक बड़ी ताकत के तौर पर लौट कर आया, लेकिन अब वो इससे भी आगे जा रहा है और अपना खोया हुआ मकाम कह लें या जो भी कह लें, ग्लोबल नेवल पावर वो बनने का उसने ऑर्डर कर दिया प्यूटन ने। और ये कोई महीनों के अंदर तो नहीं होगा, इसके अंदर सालों लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। यानी कि जैसे नेटो की आर्मामेंट, ये एक हिस्टोरिक फैसला था और दहाइयां अपने अंदर समोए हुए है ये एक फैसला कि वो री आर्मामेंट कर रहे हैं। तो ये फैसला भी अपने अंदर दहाइयां समोए हुए है कि अब रशिया उस डायरेक्शन के अंदर चलेगा। 2012 में चाइना ने फैसला किया था कि हमने ग्लोबल नेवल पावर बनना है और फिर मौजूदा प्रेसिडेंट की सरपरस्ती में वो सफर आगे बढ़ रहा है। तो इधर रशिया से ये आज ऑर्डर हुआ है। तो वेस्ट जनाब देखे कितने उसको वो उसकी जो हेजेमनी है वो किस तरह चैलेंज हो रही है। रशिया इस पावर के साथ, चाइना इस पावर के साथ, अंदरूनी थ्रेट कितना सपोर्ट करेंगे इसराइल को। इसराइल तो जिस रास्ते के ऊपर है ये तो कई साल आगे जंगें चलेंगी। तो अब आप देख रहे हैं वेस्ट में क्या तब्दीली आ रही है, दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है। कितने दिन इसराइल इस जंग को चलाएगा मुझे बताइए। ये जंगें तो ना खत्म होने वाली हैं और ये मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स भी समझती हैं और ये भी रिप्लेस होंगी और पता नहीं यहां पे क्या कुछ होगा और रेजिस्टेंस पता नहीं किस किस फॉर्म में आएगी, वो इसराइल के साथ लड़ेगी। तो ये मामला खत्म होने वाला नहीं है जिस रास्ते के ऊपर इसराइल चल पड़ा है। और वेस्ट कितनी देर सपोर्ट करेगा आपके सामने मैंने पिक्चर रख दी है। वेस्ट के वो हत्थे पल्ले नहीं है वो चीजें, वो तेजी के साथ दुनिया तब्दील हो रही है, उनका अपना कॉन्टिनेंट तब्दील हो रहा है। कब तक सपोर्ट करेंगे? तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय सुरगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।